अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर देंगे। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं, जबकि ISPR के मुताबिक 30 साला शहीद सिपाही असदुल्ला का ताल्लुक मुटियारी से था। 28 साला शहीद सिपाही मोहम्मद सुफियान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। ISPR ने यह भी बताया है कि 24 साला जैन अली का ताल्लुक बहावल नगर से था। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से मजीद तफसीलात लेंगे। सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात हासिल हुई हैं अभी तक? जी बिल्कुल, ISPR ने जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक ये फायरिंग का तबादला जो है साउथ वजीरिस्तान के इलाके में हुआ। और यहाँ पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि दहशतगर्दों के बचे कुछ दहशतगर्दों के कुछ ठिकाने, कुछ इलाके मौजूद हैं जहाँ पर उनको पनाह हासिल हो सकती है, तो इसी तरह के एक मकाम के ऊपर ये फायरिंग का तबादला हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान, जिसके अंदर 3 एहलकार शहीद हुए, जिसमें सिपाही असदुल्ला के साथ सिपाही मोहम्मद सुफियान शामिल है, जबकि तीसरे शहीद नैन अली जो है वो नॉन कॉम्बैटेंट बेरर हैं, जिन्होंने जामे शहादत नोश की। और खास तौर पर ISPR का कहना है कि इन तीनों शोहदा ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है। इस वक्त एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि इस इलाके के अंदर दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। दहशतगर्द या उनके सहूलतकार या हमदर्द अगर इस इलाके के अंदर मौजूद हैं तो उनको भी कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और आज जिस तरह से इन तीनों शोहदा ने अपनी जान का अजीम नजराना पेश किया है, ऐसी कुर्बानियां जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अवान तफसीलात के लिए। तो शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज़ जनाजा रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में अदा की गई है। नमाज़ जनाजा में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात ने शिरकत की है। मज़ीद आपको बताएं कि कुर्बानियाँ पुरअमन पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देने के अज़्म की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की, कहा कि दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और बेहतर हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तज्ज़ियाकार अली रज़ा शाह साहब हमारे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अली रज़ा साहब, शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर दहशतगर्दों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का ये तबादला हुआ, जिसमें अपनी जानों का नजराना पेश किया है 3 जवानों ने, और ये साबित किया है कि मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो ये साबित कर रही हैं कि वो रियासत के अवाम के दफा को नाकाबिल तस्वीर बनाने के लिए अपनी जान देने से दरेग नहीं करेंगे, ना वो कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखें कि जब फौज जो है वो लड़ाई से पीछे नहीं हट रही दहशतगर्दों के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं, फारजी हैं, उनके खिलाफ, तो फिर कौम को भी फौज के साथ जो है वो खड़े होना चाहिए। आपने देखा कि 24 साल की जो जवान कैप्टन उसामा का जनाजा आज अपने कंधों पर आर्मी चीफ और वजीर आजम ने उठाया है। ये वो बोझ है जो आप, ऐसा बोझ कोई नहीं है जो आज उन्होंने अपने कंधों पर उठाया। तो अब कौम को चाहिए कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए। जब इंसर्जेंसीज इन इलाकों में बढ़ गई हैं, आप देखें कि दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब हमारी खैर नहीं है, हमारे खिलाफ जो है वो ऑपरेशन अनाउंस कर दिया गया है। तो वो उन्होंने इंसर्जेंसीज जो है वो बढ़ा दी हैं, टारगेट बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे में जो है वो कौम को फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद भी यही है कि ये जो जितनी भी दहशतगर्दी है, जितने भी ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए इनको जो है वो वहां से चुन के जो है वो निकाल के खत्म किया जाए। तो मेरे ख्याल से कौम को खास तौर पर जो वजीरिस्तान और KPK की आवाम है, उनको जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। फौज आज भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और कल भी लड़ रही थी, और फौज कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटी। और ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों से तो फौज लड़ रही है, लेकिन दहशतगर्दी से कौम ने ही लड़ना है और कौम को जो है वो इनके साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, जो बच्चे हैं, जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ये माएँ जो है वो इसलिए तो पैदा नहीं करती, ये कौम के लिए जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं। और कौम को भी अब अपना फर्ज और अपना हक जो है वो अदा करना चाहिए।
بے شک. اچھا علی صاحب یہ بتائے گا کہ یقیناً گراؤنڈ کے اوپر تو ہم ہمیشہ کی طرح دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ پرعزم ہیں، پوری طرح سے باخبر ہیں، اور جہاں پر بھی کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے وہاں پر آپریشن کیے جاتے ہیں، کامیابیاں حاصل کی جاتی ہیں. لیکن دشمن جو ہے وہ سفارتی محاذ پر بھی بڑا سرگرم ہے. پاکستان سفارتی محاذ پر کتنا ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وہ تمام تر کوششیں جو کی جانی چاہیے وہ کی جا رہی ہیں، چاہے وہ بھارت کی بات ہو یا پھر خاص طور پر موجودہ وقت میں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن اور طالبان کی حکومت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان سفارتی محاذ پر جو ہے وہ اپنا کردار، جتنا ایک اسٹرانگ کردار ہوتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ہم افغانستان کے ساتھ جو ان کے ٹھکانے ہیں جو افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں دہشت گرد، بیسیکلی جو ٹی ٹی پی وہیں سے آپریٹ ہو رہی ہے. ہم نے ان کو پش کر دیا تھا، پش کر کے 2014 کا جو آپریشن تھا ہم نے سب کو جو ہے وہ کچھ کو مار دیا تھا اور کچھ افغانستان بھاگ گئے، تو یہ وہیں سے بیسیکلی آپریٹ کر رہے ہیں. تو افغان حکومت کے ساتھ تو وقتاً فوقتاً ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھائی بھی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو بھی اکنالج کرتے بھی ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے. پاکستان نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کا ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے عوام کا ساتھ دیا ہے. آج تک ہم افغانیوں کو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پناہ دے رکھی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور سفارتی محاذ پر ان کے ساتھ جو ساری انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، دیگر جو معاملات ہیں وہ سارے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اور رہی بات بھارت کی، تو دیکھیں اصل تو جنگ بھارت کا لڑ رہا ہے نا افغانستان سے پراکسی ہے پاکستان کے خلاف. یہ تو اب کسی سے ڈکی چھپی چیز نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے اور اس سے باقاعدہ ثبوت ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی وہ آپ نے کلبھوشن کو دیکھا، ہم نے پکڑا، اس کے علاوہ جو پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی جو ساری انفارمیشن گیدر کر کے جو ہے وہ ڈوزیئر جو ہے وہ بنا کے بیچ چکی ہیں. اب جتنے بھی کنسرنڈ جو یو این او کے علاوہ جتنے بھی کنسرنڈ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے. ان کا ٹارگٹ پاکستان کی جو معاشی تنصیبات ہیں، سی پیک ہیں، سی پیک کے علاوہ جو آپ کے جو معاشی جو ہبز ہیں جن سے پاکستان کی معیشت نے جو ہے وہ ترقی کرنی، وہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیونکہ ان کی حفاظت پہ فورسز ہیں، وہ جو ان کی حفاظت کر رہی ہے تو وہ سیکورٹی فورسز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کی جو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب کے سامنے. بالکل. علی صاحب آپ موجود رہے گا ہمارے ساتھ لائن پر. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب مسعود احمد صاحب نے. مسعود صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں یہ تمام تر جو علاقے ہیں شمالی وزیرستان اور جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر جو صورتحال تھی، دہشت گردی کے جو معاملات تھے، بہت بڑی حد تک پاک فوج نے ان پر قابو پا لیا. لیکن یقیناً یہ تمام تر جو کارروائیاں ہیں، جو کامیابیاں ہیں، یہ کھلتی ہیں دشمن کو. اس کے بعد اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جس میں ہمارے جو جوان ہیں وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس واقعے کے حوالے سے؟ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کس طرح سے پاک فوج تیار کھڑی ہے ان کی حفاظت کے لیے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ آج 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ایک صبح کیپٹن اسامہ کی شہادت ہوئی تھی نارتھ وزیرستان میں، اور ابھی ساؤتھ وزیرستان میں 3 شہادتیں اور ہوئی ہیں. اور دیکھیں جی اس میں تو جو ہمیں اس میں تو شک نہیں ہے کہ اس کا جو ایپک سینٹر ہے ٹیررزم کا وہ افغانستان ہے. اور افغانستان میں جب سے طالبان 15 اگست 2021 کے بعد سے آئے ہیں، اس کے بعد سے جو سرج ہوئی ہے پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی، تو اس میں ہم نے دیکھا ٹی ٹی پی کو بیسیکلی افغان طالبان تو ایز اے پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کو ڈسٹیبلائز یا اس کو ایز اے بیڈ لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ برابر کے شریک انڈیا ہے. انڈین را نے اپنے جو سلیپر سیلز تھے ان کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے. جو فنڈنگ آ رہی ہے انڈیا بھی فنڈ کر رہا ہے، اور جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس جو افغانستان کی ہے وہ بھی اس ایجنسی اس میں فنڈنگ کر رہی ہے. اور دیکھیں کہ اس میں تو ہم نے ایویڈنس بھی آلریڈی شیئر کر چکے ہیں. پاکستان تھرو آصف درانی بھی یہ ہم کنوے کر چکے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اس پہ کہہ چکا ہے. جو سینٹ کام کے چیف تھے ایرک کوریلا بھی کہہ چکا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی اسٹیبلٹی کو تھریٹ ہے. جو ٹام ویسٹ یو این کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسپیشل انوائے وہ کہہ چکے ہیں. کلیکٹیو جو ٹوٹی آرگنائزیشن ہے سینٹرل ایشین کی وہ اس پہ اپنا کنسرن شو کر چکے ہیں. چائنیز، رشینز، ایوری باڈی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسلامک اسٹیٹ کا بھی تھریٹ وہاں سے ڈیولپ ہو رہا ہے، القاعدہ کا بھی تھریٹ ہو رہا ہے. سو افغانستان ایک ایپک سینٹر بن چکا ہے اور پاکستان آلریڈی ان کو کنوے کر چکا تھا. اور ہم نے ان کو ایک میسج بھی دیا تھا جب ہم نے خوست میں اور پکتیکا میں ہم نے جب اسٹرائکس کیے تھے. تو ابھی دیکھیں پاکستان ریزروز دی رائٹ کہ ہم اس کو اسٹرائکس کریں دوبارہ، اور وہ اس دفعہ جو بھی اسٹرائکس ہوں گے اور لیتھل ہوں گے.
ताकि उनको फर्दर कन्वे किया जा सके। और रही पाकिस्तान की जो रिजॉल्व की बात है, जो पाकिस्तान के अफवाज की रिजॉल्व की बात है, उसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय इसमें है ही नहीं है कि पाकिस्तान के देखें कि डेली 126 इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और इस साल अभी तक हमारे 111 ऑल रैंक्स ने शहादतें दी हैं। तो पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अफवाज पाकिस्तान यकीनन कुर्बानियां देते रहेंगे। ताहम देखें कि यह पाकिस्तान आर्मी है जिसने पाकिस्तान को इंटैक्ट रखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसने नेशनल फाइबर को जोड़ के रखा हुआ है। अभी आप देखें कि सीरिया की मिसाल देख लें, यमन की मिसाल देख लें, लीबिया की देख लें कि वहां पे जो टेररिस्ट हमले तो 15% में नहीं हुए जो पाकिस्तान पिछले 40 साल में पाकिस्तान में हो रहे हैं। सो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को, कि जिनके बदौलत, जिनकी कुर्बानियों के बदौलत ये मुल्क इंटैक्ट है। और दुनिया मानती भी है कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब तक अफवाज पाकिस्तान हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल पूरी उम्मीद है और पूरी यकीन है इस बात पर, पूरी कौम को ये पूरा यकीन है। मसूद साहब, एक तरफ तो ग्राउंड पर हम देखते हैं कि फिजिकल बैटल में हमेशा से हम पाक फौज को देखते आ रहे हैं किस तरीके से जमा मर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। फिर आज के दौर की, नए दौर की अगर बात की जाए तो वर्चुअल बॉर्डर के ऊपर, यानी कि सोशल मीडिया और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर प्रोपेगेंडा का भी सामना है। ये एक नई किस्म की जंग है जो कि पाक फौज इससे भी निबर्दाज़मा है। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? दो बैटल्स हैं जिसके खिलाफ इस वक्त पाक फौज पूरी तरह से निबर्दाज़मा है और यकीनन पूरी कौम की सपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत भी है और पूरी कौम की सपोर्ट भी हमारी अफवाज के साथ मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये एक किस्म की डिजिटल टेररिज्म है और हमने ये देखा कि ये पहले तो देखें दुश्मन जो इंडिया था, जब उन्होंने तमाम हरबे पाकिस्तान पे आजमाए, इसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जी हम 5th जनरेशन वारफेयर को यूज करते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे या सिक्योरिटी एनालिस्ट, इस बात पर उनका इत्तेफाक था कि टारगेट करना है पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी जिस तरह मैंने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और उसके लिए उन्होंने कहा था उनके मकामी लोगों को इस्तेमाल किया जाए जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं या एंटी आर्मी एलिमेंट्स हैं जो मुल्क के अंदर हैं और ख़ास तौर पर मुल्क के बाहर बैठे हैं, उनको मैक्सिमम यूज किया जाए, उनको फंड किया जाए। और देखें, इंसल्टिंग नैरेटिव्स के साथ ये लोग आए हैं कि एक बात है, झूठी बात है, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और उसको मतलब ऐसा कहानी वो टर्न देते हैं कि लोगों को एक ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि लोग इस पर यकीन करें। और फिर एक झूठ होए वो बार बार बोला जाता है और उस झूठ का मतलब यही होता है कि लोग उस पर यकीन करें। तो मेरा ख्याल में देखें, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दुश्मन के एजेंडे पे कर रहे हैं। और जो उनसे बिल्कुल जो फंडिंग, जो उनके हैंडलर्स जो उनको कहते हैं, तो उस पे है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी जो कवानीन में हमने तब्दीली देखी है, जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने या दूसरे अभी इसमें तब्दीलियां आ रही है, तो उससे मेरे ख्याल में हालात में बिल्कुल इस तरह की ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां इस बात का सबूत हैं कि पाक फौज और हमारे इदारे जो हैं इन तमाम तर दुश्मनों पर डोमिनेंट है और कौम भी इन तमाम गैर मुल्की दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरज़्म है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद और अली रज़ा शाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात कर लेते हैं आज कराची में होने वाली बारिश की। तो कराची वालों पर फाइनली कुदरत को रहम आ गया है और शहर कायद में मॉनसून बारिशों का पहला स्पेल बरस पड़ा है। और फराज, आप बताएं, आपने बारिश एंजॉय की आज? बिल्कुल, कराची में जब बारिश होती है उसे एंजॉय ना किया जाए ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी। शहर भर में बादल आज जमकर बरसे। कल भी थोड़ी सी बारिश हुई थी लेकिन आज काफी तसल्ली बख्श किस्म की बारिश हुई और मौसम शानदार हो चुका है। शहरियों ने कितना बारिश को एंजॉय किया है और बारिश के बाद क्या ये रहमत की बारिश साबित हुई या फिर शहरियों के लिए कुछ जहमत भी हुई है, जानते हैं। हमारी साथी एंकर रमशा साजिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी रमशा, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, बारिश के क्या मनाजिर हैं, शहरियों का क्या कहना है मौसम के हवाले से, बताइए। गर्मी और हब्स के बाद आज फाइनली बारिश हो गई है। सुरजानी और नॉर्थ नाज़ाबाद में बादलों ने धुआंधार इनिंग्स खेली है, लेकिन बाकी तमाम शहर में हमने देखा है कि टुक टुक पर ही इत्तेफाका हुआ। इस वक्त मैं
कोरंगी क्रॉसिंग पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में कब कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वालों का तवील इंतजार खत्म हुआ। शहर में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम औसम हो गया। शहरियों ने सुहाने मौसम का खूब लुत्फ लिया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी बारिश हुई माशाल्लाह। मौसम भी ठंडा हो गया। गर्मी का जोर ख़त्म हो गया। कराची वालों के लिए अल्लाह ने अब्र रहमत भेजा और अल्लाह पाक आगे भी कोई ऐसी बारिशें वगैरह मतलब ये ऐसी करे कि अब्र रहमत ही हो, जहमत ना हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत हुई है और माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 30, गुलिस्तान जौहर में 20, ओल्ड एयरपोर्ट पर 18, शारा फैसल 16, सादी टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुलशन हदीद में 12, नॉर्थ कराची में 8, गुलशन मेमार में 7, किमाड़ी में 6, कोरंगी और मलीर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला सुबह तक वफ़े से जारी रहेगा। नाजरीन, मौसम सुहाना हुआ तो कराची के बासी सड़कों पर निकल आए। किसी ने समोसे से अपना मजा मौसम का दुबाला किया तो किसी ने पकौड़ों को अपनी हाजिर सर्विस लेकर आए। लेकिन इस वक्त हमारे जो नुमाइंदे हैं काशान, वो मौजूद है बंस रोड पर। उनसे जानेंगे। काशान, ये बताइएगा कि इस हसीन मौसम को लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और किन किन ख्वाबों का रुख कर रहे हैं। शहर कायद में आज दिन भर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में शहरी जो है उन्होंने भी बंस रोड पे जो फूड स्ट्रीट है उसका रुख कर लिया है। शहरी जो है यहाँ पर अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि पूरा दिन भर जो है बारिश का सिलसिला जो था वो तेज़ भी था, कहीं हल्का भी था। थोड़ी बारिश का सिलसिला रुका है तो शहरी भी खाने पीने निकले। एक छोटी एक नन्ही बच्ची हमारा हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बेटा, आज बारिश खत्म हुई है, क्या कहना चाहोगे? एंजॉय करने आई हो आप? मैं अपने बाबा के साथ बाहर घूमने आई हूँ और पार्क जाऊँगी। क्या क्या खाया अभी आपने? रोल खाएं, गोलगप्पे खाएं और आइसक्रीम खाऊंगी। अच्छा, गर्मी खत्म हो गई, उसमें क्या क्या होगी? गर्मी बहुत थी, 10 दिनों तो बहुत शदीद गर्मी थी, आज बारिश हुई है तो इतनी खुशी हो रही है। बारिश हुई है तो एंजॉय किया है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा कि बच्चों के चेहरे भी जो है 10 दिन पहले जो है हालिया वो शदीद गर्मी का राज था शहर कायद में। अब गर्मी भी ख़त्म हो गई है। जबकि सबसे ज़्यादा बारिश जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक अदाव शुमार भी जारी कर दिए गए। 58.2 मिलीमीटर जो है बारिश सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई है। जबकि औरंगी टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसे गुलिस्तान जौहर, ओल्ड एयरपोर्ट और शारा फैसल सादी टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जबकि गुलशन हदीद में 12 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब अगर महकमा मौसमियात की इतलात की अगर हम देखने वाले नाजरीन को बताते चलें कि उनकी जानिब से कभी इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, वो भी बताते चलें। बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है कराची में कल तक जो है नज़रअंदाज रहेगा। दूसरी जानिब जो मानसून का अगला स्पेल जो 18 जुलाई से शुरू होगा। दूसरी जानिब कराची के मुताबिक ऐसे इलाके थे जिनमें दिन भर जो है लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी रहा। जिसमें औरंगी टाउन, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके और डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके जो हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।